हेलो बायोलवर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल नीट सारथी कोटा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटर कृति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया एक टॉपिक। वो कौन सा है? इकोसिस्टम। अब तक हमने इकोलॉजी स्टार्ट करी थी, इकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, हमने इंटरेक्शंस पढ़ लिए। अब हम सेकंड जो चीज पढ़ेंगे वो है इकोसिस्टम। आर यू गाइस रेडी? क्योंकि हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वन चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। दिस इज द थिंग जो हम प्रॉमिसिंग थिंग है जो हम देखे जा रहे हैं, वन चैप्टर इन वन शॉट। साथ में आपको उसके बाद करना क्या है, आपका टास्क इस क्लास के बाद ये रहेगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, इस पे जाओ, जो डीपीबी से जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन है उसे सॉल्व करो। इसके बाद में अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया, वो वहाँ पे पोस्ट करो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। बिकॉज देखो, जो डाउट्स है, क्वेरीज है, उसे इकट्ठा नहीं करना है, हमें सॉर्ट करके चलना है। जो टाइम है वो बहुत कम है, प्रिपरेशन को अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, ये एक बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं हमेशा लेके आती हूँ, वो है आपके पास कौन सा? आपका लक्ष्य बैच। ये जो लक्ष्य बैच है ये मेजरली उन बच्चों के लिए जो भी नीट का एग्जाम देने वाले हैं। उन्हें क्या क्या मिलने वाला है? उन्हें मिलेंगे 8 मेजर टेस्ट। अब इस टेस्ट के बाद साथ साथ आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे और डेली प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगे, ताकि जिसमें आपको आपकी जो प्रैक्टिस है आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मैंने ये जो टॉपिक्स पढ़े, यहाँ से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आए थे और मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्जीक्यूशन है, जो आपने थियोरेटिकल नॉलेज ले ली, आपने भी पूरा आपका वन शॉट जो है वो देख लिया, आपने थियोरेटिकल नॉलेज कंप्लीट है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या हम उस नॉलेज को यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप सबको क्या ज्वाइन करना है? लक्ष्य बैच ज्वाइन करना है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपने किस पे? इतने प्यारे से ब्यूटीफुल से इको सिस्टम पे। देखो, इको सिस्टम है क्या? हमने इकोलॉजी तो पढ़ ली कि जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स है, इनके इंटरेक्शन की स्टडी को हम बोल के जा रहे थे इकोलॉजी। इको सिस्टम क्या है? उसका एक सबसेट है। उसका सबसेट कैसे है? ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की। इसका मतलब कि जहाँ पे भी जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स आपके प्रेजेंट है, आपको वाटर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको हमारे पास वाटर हो गया, सॉइल हो गई, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले इकोलॉजी में। ये सारे आपके बायोटिक फैक्टर्स है। फिर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ये सारे हमारे बायोटिक फैक्टर्स है। तो ये दोनों जो फैक्टर्स प्रेजेंट है, ये दोनों जो फैक्टर्स प्रेजेंट है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, इनको मिला के हमारा बनता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के टाइप्स क्या हैं? कौन कौन से टाइप के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं? ठीक है, ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सारे इंटरेक्शंस? जो बायोटिक के बीच में, दो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म के बीच में हो रहे हैं, या एक बायोटिक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पा रहा है। दिस इज व्हाट आपका इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है वो मेजर 3 टाइप के आपको दिखाई देंगे। 3 टाइप कौन से हैं? एक है आपका टेरेस्ट्रियल, ठीक है, सेकंड आपका है एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी मैराइन एंड फ्रेश वाटर। इस तरह से आपको दिख रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हो गए, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड, मेडिटेरियन रीजन, डेजर्ट रीजन, ठीक है, टुंड्रा रीजन एंड माउंटेन्स। तो ये इस तरह से, और ये वहाँ पे और आगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रेश वाटर और मराइन वाटर हैबिटेट हो गया। तो इस तरह से आपकी इकोसिस्टम इतने सारे डाइवर्स हैबिटेट्स है जहाँ पे बायोटिक एबायोटिक डिफरेंट फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। आ रही बात समझ? अब नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अ इकोसिस्टम। जब भी हम किसी चीज को पढ़ना चाह रहे हैं तो हम पहले उसका एक ब्रॉड एनालिसिस देख लेते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो अगर हम इकोसिस्टम को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन चीजों से आखिर वो बनेगा, हमें किन को स्टडी करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो कंपोनेंट्स गिवन है, सबसे पहले स्पीशीज का कॉम्पोजिशन। एक पर्टिकुलर अगर स्पीशीज का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसके इंडिविजुअल्स कैसे, उनका हैबिटेट कैसा है, उनके हैबिट्स, फूड हैबिट्स क्या हैं, फिर रिप्रोडक्शन साइकिल कैसी है, ये एक स्पीशीज का कॉम्पोजिशन है। वो उनका नीश कैसा है, मैंने आपको पढ़ाया, एक पर्टिकुलर नीश कैसा है, हैबिटेट कैसा है, वो बायोटिक एबायोटिक कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करके जा रहे हैं, ये बताएगा आपका स्पीशीज कॉम्पोजिशन। सेकेंड आपके पास है स्ट्रेटिफिकेशन या ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। अब पहले ट्रॉफिक को समझना कि आखिर ट्रॉफिक है क्या। इधर देखते हैं, इसको एक बेसिक एग्जांपल से हम समझेंगे। ठीक है, आपको स्कूल में एक टास्क मिला है, उस टास्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको किसी एक पर्टिकुलर एनुअल फंक्शन के लिए आपको टीचर ने टास्क दिया है कि यहाँ पे क्या है, टीचर है,
उसने आपको टास्क दिया कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ के आओगे, परमिशन लेके आओगे कि क्या आप एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, यहाँ पे पहले टीचर ने आपको टास्क दे दिया, यहाँ पे टीचर थी, इन्होंने आपको एक टास्क दे दिया। टीचर ने टास्क किसको दिया? आपको, एक स्टूडेंट को दिया ना, आपको टास्क मिल गया। तो सबसे पहले टास्क जनरेट किसने किया? तो प्रोडक्शन किसने किया? तो टीचर ने। यहाँ पे हमारे पास जिसने टास्क बनाया वो है प्रोड्यूसर। कौन हो गया? प्रोड्यूसर। जिसने कि वो टास्क को बनाया वो कौन है? प्रोड्यूसर। जिसको टास्क मिला, आप क्या हो? हर्बीवोर, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, जो टास्क मिला है चुपचाप आपको उस टास्क को पूरा करना है, आप हो हर्बीवोर सबसे पहले। या कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जिसको आप बोल के जाओगे, यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। आप प्राइमरी कंज्यूमर हो, आप हर्बीवोर हो। ठीक है, इसके बाद जाते हैं, आप जाके किसको बताओगे? आपने अपनी, ठीक है, बड़ी सिस्टर को जाके बता दिया। यहाँ पे सिस्टर थी, आपने उसको जाके बता दिया कि मुझे सो एंड सो टास्क दिया गया, मुझे बोला गया परमिशन लेके आओ, तो क्या मैं आगे क्या करूँ? आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ये हो गए सेकेंडरी। एक सेकेंड, यहाँ से, ठीक है, सिस्टर को दिया, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। आप प्राइमरी कंज्यूमर थे जिसको टास्क मिला था, अब आपने वो टास्क अपनी बहन को दे दिया कि आप जाके पूछ लो। ठीक है, सेकेंड सिस्टर ने क्या किया? अब इन्होंने जाके मदर को बोला कि इसको सो एंड सो टास्क स्कूल में गिवन है, तो मदर क्या हो गई? टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, ये कौन सा हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। कि आपने मदर जाकर सिस्टर ने मदर को जाके बोला कि इसको सो एंड सो टास्क गिवन है, कि इसको परमिशन चाहिए। मदर ने क्या किया? मदर ने जाके फादर को बोला कि सो एंड सो इनके स्कूल में फंक्शन है और उसको परमिशन चाहिए, तो इसको अलाउ करना है या नहीं। ये हो गया आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिसने टास्क बनाया था। प्रोड्यूसर, प्लांट्स की केस में प्रोड्यूसर्स या कौन होंगे? तो यहाँ पे हमारे प्लांट्स आ जाते हैं जो प्रोडक्शन करके जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हर्बीवोर्स, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे वो क्या होंगे? हर्बीवोर्स। उसके बाद में प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कार्निवोर, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या क्वाटरनरी कंज्यूमर। अभी एक हायरार्की बना रखी है मैंने, यहाँ पे आपको दिखा है, इसमें हायरार्की इस तरह से बना रखी है कि टास्क बनाया किसने? प्रोडक्शन कौन कर रहा था? नीचे सबसे पहले प्रोड्यूसर, लेकिन लास्ट तक जाके परमिशन देगा कौन? तो हमारा क्वाटरनरी कंज्यूमर, जो सबसे टॉप पे था, सबसे सुपीरियर था, वहां से परमिशन मिल रही थी। तो ये जो मैंने डिफरेंट लेवल्स बनाए, ये जो डिफरेंट लेवल्स बनाए, ये एक लेवल को, जैसे सबसे फिर टीचर वाला लेवल, एक आपके स्टूडेंट का लेवल, ये लेवल्स आपके कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। यही आपके क्या हैं? ट्रॉफिक लेवल, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, वो अपना अपना रोल प्ले करके जा रही है कि वो किसको खाएंगे और उनको कौन खाएगा। दीज आर व्हाट? ट्रॉफिक लेवल्स। आ रही बात समझ में? अब ऐसे इनको नेम भी दे दोगे, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सबसे पहले प्रोडक्शन यहाँ से था, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। आगे चले सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और आगे चलो थर्ड ट्रॉफिक, फोर्थ ट्रॉफिक, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह से हम हायर लेवल तक गए। 1 2 3 4 5 ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जितने भी लाइफ फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं, उन सब में इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे, इस तरह से हमारे ट्रॉफिक लेवल्स बनते चले जाएंगे। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे है स्ट्रेटिफिकेशन का, स्ट्रेटा बनाना। अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि एक, अगर हम पर्टिकुलरली प्लांट्स की बात लेके चलते हैं, एक एग्जांपल हम प्लांट्स का मानेंगे, तो आप ऐसे मान के चलो, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक ऐसे वाले इतने हाइट के प्लांट्स हैं, एक इतने हाइट के प्लांट्स हैं, और एक इस हाइट के प्लांट्स हैं। मेरे पास 3 टाइप के प्लांट्स हैं। अब आप देख के बता सकते हैं कि ये हर्ब्स हैं, ये श्रब्स हैं, ये ट्रीज हैं। हम ये स्ट्रेटा बता रहे हैं कि अपने इकोसिस्टम में ये किस लेवल पे प्रेजेंट है। जो सबसे टॉल है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइट जिनकी है, वो ये रहे हमारे ट्रीज। उनसे कम इंटरमीडिएट हाइट के हैं तो श्रब्स, और इससे भी कम हमारे पास क्या है? हर्ब्स। तो ये एक इकोसिस्टम में स्ट्रेटा है। सबसे टॉप पे क्या है? ट्रीज है, फिर श्रब्स है, फिर हमारी हर्ब्स है। तो ये एक तरह से क्या है? स्ट्रेटा है, डिफरेंट स्ट्रेटा। ये है स्ट्रेटिफिकेशन। दिस इज व्हाट? स्ट्रेटिफिकेशन। डिफरेंट लेवल्स में वो प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइट बेस मान के चले, हमने यहाँ पे किसको बेस माना है? हाइट को। यहाँ पे बेस है हमारे पास हाइट। आ रही बात समझ में? ये क्या था? स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर? इसके बाद देखो 2 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए, एक है स्टैंडिंग क्रॉप, एक है स्टैंडिंग स्टेट। एक है स्टैंडिंग क्रॉप। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्टैंडिंग क्रॉप है, क्रॉप का मतलब सब समझ रहे हो कि अभी
जो है मतलब यहाँ पे फ्लैश वाला पार्ट है, मतलब कि क्रॉप की अगर हम बात करें तो फ्लैश वाला पार्ट है, लिविंग पार्ट है। तो जो भी आपका लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एक ट्रॉफिक लेवल में, लिविंग या ऑर्गेनिक, ये तो है आपका स्टैंडिंग क्रॉप। आपका जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है एक ट्रॉफिक लेवल में, ये है आपका स्टैंडिंग स्टेट। आपके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ये आपका बना के जाएंगे स्टैंडिंग स्टेट। जितने भी आपके लिविंग या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं एक ट्रॉफिक लेवल में, अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट की बात करें तो उसका स्टैंडिंग क्रॉप, किसमें कितना लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर है, कितना आपके पास इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एक ट्रॉफिक लेवल पे। इस चीज को याद रखना, ये पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहे हैं। अगर हम हर्बीवोर पे आ गए, स्टूडेंट के केस में आ गए, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो स्टैंडिंग क्रॉप। अगर मैं पूछूं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपके पास ये फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये कितना प्रेजेंट है, तो ये किसके बारे में बात करूंगी मैं इस टाइम पे, स्टैंडिंग स्टेट। दोनों चीजें में कंफ्यूज नहीं होना है। अरे स्टैंडिंग क्रॉप मतलब आप याद रखोगे फ्रेश है तो लिविंग है तो ऑर्गेनिक। तो स्टेट वाले में आ जाओगे तो उसका अपोजिट वाइस वर्सा कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। देखो ये एमसीक्यू बेस्ड या स्टेटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब कि किन से बनके या जो एक एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उसके कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसको मिला के हमने पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया। जैसे अगर हम डेजर्ट हैबिटेट की बात करेंगे कि डेजर्ट में कैसे इंट्रैक्शंस हो, तो कौन कौन से बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर जैसे हमने बात करी, जैसे माउंटेन रीजन की बात कर ली, तो हम डिफरेंट इकोसिस्टम की बात करें। टेरेस्ट्रियल अलग है, एक्वेटिक अलग है, उनके अडेप्टेशंस अलग है। तो जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहले आएगा प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है, देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहली चीज क्या करनी है, फूड का प्रोडक्शन करेगा। और सेकेंडली वो फूड का प्रोडक्शन या तो फूड का प्रोडक्शन करेगा या फिर बाहर से फूड को सोर्स मान के चलेगा। मतलब फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म को आगे अगर अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले फूड लेना पड़ेगा। फूड से अल्टीमेटली वो क्या लेके जा रहा है, फूड से उसको मिलेगा क्या, सबको पता है फूड से क्या मिलने वाला है, एनर्जी। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका प्रोडक्शन करेंगे, एनर्जी का। और यही एनर्जी की प्रोडक्शन को हम पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप से एनर्जी प्रोडक्शन होगा, कितने टाइप की प्रोडक्टिविटी है। सेकेंड आएगा आपके पास डिकम्पोजिशन, कि अब जो ये तो बात हो गई थी ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि जो ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करेंगे, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे और आपके डेड मटेरियल पे उस पे एक्ट करेंगे, जो डेट्रीटस पे एक्ट करेंगे, आपके डेड एंड डीके मैटर पे डेट्रीटस पे एक्ट करेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन। हम डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस कैसे होगा, कौन कौन इन्वॉल्व होगा और उसका एडवांटेजेस क्या है या कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करके जाएंगे। नेक्स्ट आप पढ़ोगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे बनेगी, प्लांट्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनिमल्स भी करेंगे, आपकी कार्निवोर्स, टॉप लेवल कार्निवोर एकदम क्वाटरनरी, वहां तक हम जाएंगे, सब करेंगे। तो किस लेवल पे कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये हमें एनर्जी फ्लो से पता चलेगा। और लास्ट में आएंगे हम किस पे, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। अब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है डिकम्पोज होंगे, तो अब ये कंप्लीट लाइफ फॉर्म में ये कैसे जाते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बायोटिक एबायोटिक के बीच में ये कैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो कैसे इनका ट्रांसफर हो रहा है, कि प्लांट्स कैसे लेंगे, ऑर्गेनिज्म कैसे लेंगे, फिर ऑर्गेनिज्म रिलीज कैसे करेंगे, ये हमें पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, आपके पास एमसीक्यू आ गया कि विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। पहला एग्जांपल था प्रोडक्टिविटी, सेकंड आपके पास जो एग्जांपल था वो था आपके पास ट्रॉफिक लेवल, थर्ड जो था स्ट्रेटिफिकेशन, और फोर्थ एग्जांपल आपके पास था बोथ बी एंड सी। आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब आ जाओ बायोटिक कंपोनेंट पे। सबसे इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सारे एड्रेस किए थे एबायोटिक कंपोनेंट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, ये सारे मैंने एड्रेस किए थे। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में हम अब एड्रेस करेंगे बायोटिक, मतलब कि जो लिविंग कंपोनेंट्स है वो कैसे हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें, सबसे पहले क्या है, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड नहीं करते। जिसमें आपके पास आएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, जिसमें डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन्स में कौन आता है आपके
अब मैं क्वेश्चन पुटू, डायटम्स कौन से किंगडम के हैं? आप क्या बोलोगे? किंगडम प्रोटिस्टा, मिसलेनियस किंगडम के हैं ये। और किस में आते हैं ये? क्राइसोफाइट्स में। और ये क्या बना के जाते हैं? डायटोमिशियस अर्थ बना के जाते हैं। सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड हैं। एक टॉपिक को भी हमें इसलिए कहते हैं मिस नहीं करना है। आपको एकदम टेलीग्राम चैनल पे, आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, सारी क्लासेस अटेंड करो ताकि आपका एक भी टॉपिक मिस ना हो। कुछ एल्गी है, हमें पता है एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो गई, और बाकी हमारे पास और भी क्लोरोफिल जिन एल्गी में प्रेजेंट है, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फ्लोटिंग है, सबमर्ज है, मार्जिनल प्लांट्स हैं। प्लांट्स में भी आगे देखोगे ना, सबमर्ज प्लांट है जो एकदम बॉटम में प्रेजेंट है। फ्री फ्लोटिंग मतलब कि जो जिनकी जो रूट्स है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स हैं। वो तो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद कौन से आ जाएंगे? सेकेंड नंबर पर हमारे पास आएंगे हीटरोट्रॉफ्स, ये रे, जो कि क्या है? कंज्यूमर। ऑटोट्रॉफ क्या थे? प्रोड्यूसर्स। जो फूड बना के जा रहे हैं वो है आपके ऑटोट्रॉफ्स, जो फूड को कंज्यूम करेंगे, जो फूड को लेंगे, मतलब कि एक बार जो किसी और पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, वो है हमारे पास हीटरोट्रॉफ्स, कंज्यूमर्स। जिसमें आपको पता है सारे हमारे एनिमल्स, मेजरली सारे एनिमल्स आएंगे, आपके जू प्लैंक्टन्स आएंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, बॉटम ड्वेलिंग हो सकते हैं। इस तरह से हमें टेरेस्ट्रियल तो पता ही है सारे आपको, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे हमें पता ही है। ये आपके पास आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। पॉन्ड वाला इकोसिस्टम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे मेजरली क्या कन्वर्ट होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है? मैं अगर यहाँ पे पूछूं, ये कह रही है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे एक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सनलाइट का यूज भी कर रहे हैं। वो कौन से थे? ये थे आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कैसे हैं ये? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। एक एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको याद दिलाऊं, इसका एग्जाम्पल है आपका सल्फर बैक्टीरिया, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में आएंगे। याद आ रहा है? ये कौन से उसमें आएंगे? आर्की बैक्टीरिया आएंगे, यू बैक्टीरिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं। ये हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ्स को कौन खा के जा रहा है, कौन कंज्यूम करता है? तो हीटरोट्रॉफ्स करेंगे। डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन, पहले तो डेड और डीके मैटर पे कोई ना कोई एक्ट कर रहा है, आपके बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये सब आपके अर्थवर्म्स वगैरह भी डेड पे एक्ट करते हैं, ये सब एक्ट करेंगे, वो उसको तोड़ेंगे, सिंपलर कंपाउंड में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसमें तोड़ेंगे, उनका डिपोजिशन इज मिनरलाइजेशन। आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो आपके बाद में एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। हम डेड मैटर का यूज करें उसको यूजफुल बनाने में, कि उसमें से जो हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो वो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ये आपके सारे क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है एक इकोसिस्टम में जो प्रेजेंट होते हैं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक आपके कंपोनेंट्स खत्म हुए। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोडक्टिविटी। कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है? जैसे आप मुझे बताओ कि जब आप ये वन शॉट देखते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है आपको बताना है परसेंटेज के फॉर्म में, लाइक आप 0 से 100 तक के स्केल पे आप मुझे बताओ कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है। बाकी तो आप जब नीट का एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप पता चल जाती है, बट आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है? जिन्होंने भी लक्ष्य बैच ज्वाइन कर रखा है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है जब वो टेस्ट दे रहे हैं, टीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मुझे बताना जरा, ठीक है। जो रेट है बायोमास प्रोडक्शन का, ये एक चीज याद रखना, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास प्रोडक्शन का मतलब है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, इसका मतलब है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास का किस रेट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। जैसे किस रेट से आप अपने लेक्चर्स अटेंड करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेस्ट देते हो, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है जो अल्टीमेटली रिजल्ट के फॉर्म में आपको रिवॉर्ड की तरह मिलती है। तो ये क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी। इसको ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट क्या है। इसकी यूनिट ये वाली, हम इसको पर ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर देखो पर ग्राम पर ईयर, ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर, इसको पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है ना। कैसे पढ़ोगे? पर ग्राम पर ईयर और किलो कैलोरी, ये वेट के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम एनर्जी के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों तरीके से। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को या तो वेट के फॉर्म में कैलकुलेट करोगे तो पर ग्राम पर ईयर, एनर्जी में कैलकुलेट करोगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या फिर पर ईयर।
ये पूरा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इस तरह से हम इसका जो प्रोडक्टिविटी रेट निकाल रहे हैं कि कोई, जैसे अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो कितने जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे एक साल में, दिस इज व्हाट वो उनका प्रोडक्टिविटी है। अब इसको समझना, यहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी के टाइप्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोडक्टिविटी, ये रहा प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझना, यहाँ पे दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है। कौन कौन से वो दो टाइप हैं? एक होगी आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी आपकी है सेकेंडरी। अब ये बता दो प्राइमरी पहले बनेगी कि सेकेंडरी पहले बनेगी? ऑब्वियसली प्राइमरी वर्ड का मतलब क्या है कि पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब का मतलब ये है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, पर यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। और ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स कब प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस के टाइम पे प्लांट्स में आप देखोगे कि ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा फोटोसिंथेसिस। कब करते हैं वो? जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जब वो अपना खुद का खाना फूड प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम पे वो क्या करते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, वो कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको प्रोड्यूस करके जा रहे हैं, कितने उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको, और किस टाइम पे वो ये चीज़ करेंगे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो करते हैं। दिस इज व्हाट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है इसके भी दो टाइप्स हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी क्या है? दो टाइप है। इसके जो दो टाइप्स हैं, सेम ही कलर हो गया, कलर चेंज करना था। एक है आपके पास जीपीपी, एक है आपके पास एनपीपी। ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर जितना प्लांट ने प्रोड्यूस कर दिया, कितना टोटल आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है प्लांट प्रोड्यूस करके जाएंगे, ये है आपका जीपीपी। ठीक है, ये तो बात सिंपल है। ये तो मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मेजर सबसेट हो गया कि कितना टोटल उसने प्रोड्यूस किया फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। किस टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जितना टोटल प्रोड्यूस किया है, दिस इज व्हाट आपका जीपीपी। ओके, अब ये नेट क्या है फिर? देखो प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस और ऐसा है जो प्लांट्स परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, वो क्या है? आपका रेस्पिरेशन। तो ये आप क्या करोगे कि जो टोटल जीपीपी प्रोडक्शन था उसमें से आप माइनस कर दोगे रेस्पिरेशन को। जो रेस्पिरेशन में जितना भी अमाउंट यूटिलाइज होना था वो हो गया, उसको निकाल दोगे, तो ये नेट प्रोडक्टिविटी है। ये टोटल देखो समझना, ये टोटल बना, इतना हमने रेस्पिरेशन में निकाल दिया, ये टोटल बना था, इतना रेस्पिरेशन में निकल गया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि हम पढ़ते इतना है, याद इतना रखते हैं, तो एग्जाम में लिखोगे कितना? इतना वाला, तो ये आपका नेट प्रोडक्टिविटी है। पढ़ा कितना था? इतना, तो ये ग्रॉस है। याद कितना रह गया एग्जाम में? इतना, तो ये आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो यहाँ पे बीच में बिना रिविजन, जिसने ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे आपने रिविजन नहीं किया, इतना पार्ट आप भूल गए, इतना चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो जो हम भूल गए उसको यहाँ से माइनस करा था, वो हमारा लॉस है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में जो यूटिलाइज हो गई एनर्जी वो हमारा क्या है? लॉस। वो हमारा क्या हो जाता है? लॉस। तो आपको अपना लॉस नहीं करना है, कंप्लीट रिविजन करना है। तो ये दो टाइप की प्रोडक्टिविटी हो गई हमारे पास, ग्रॉस एंड नेट। ठीक है, तो ये तो था आपका क्या? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एक आपके पास है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड कौन सा है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एक ही टाइप की है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अब जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे सारे कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, आपके हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, टॉप लेवल तक के कार्निवोर्स हम जा सकते हैं, जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करेंगे।
पर अल्टीमेटली ये क्या करते थे, हमारी बॉडी में भी हम फूड पे उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स पे उसको तोड़ तोड़ के बनाते क्या, ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब कि ये एक नया ऑर्गेनिक मैटर बना के जाएंगे, ये जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर को बनाएंगे। बनाते हो या नहीं बनाते हैं? हमने पॉलीसेकेराइड खाया, ये हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, प्रोटीन्स की बात करते हैं, फिर अल्टीमेटली हम उन्हें किस में तोड़ते हैं, लोअर कंपाउंड्स में तोड़ेंगे और सबसे मिला के हम क्या बनाते हैं, मेजरली ग्लूकोज। तो ये जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन है इसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें इन्वॉल्व कौन होंगे, तो आप बोलोगे कंज्यूमर्स। कौन इन्वॉल्व है, कंज्यूमर्स। ये है आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, इसे बोलते हैं NCP, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट NCP, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। देखो कंज्यूमर को मिला क्या था, कंज्यूमर को आपके पास यहाँ पे आ क्या रहा है, हमें NPP मिल रहा था ना, क्योंकि जितने रेस्पिरेशन में लॉस हो गया उसके बाद का जो हमें मिला था वो कौन सा था, NPP। उसमें से आप जो हीटरोट्रॉफ्स भी थे, रेस्पिरेशन करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेंगे, उसके लिए एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा, तो उसमें से ये जो लॉस निकाल दोगे तो आपका बच जाएगा नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। मतलब जो अब जो अमाउंट बच गया वो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आपके कंज्यूमर्स में जो अमाउंट स्टोर हो रहा है वो ये वाला है। ये ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूमर में स्टोर हो रहा है उसे हम बोलेंगे नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। ये आएगा कहाँ से, NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से आप माइनस करोगे जो हीटरोट्रॉफ्स में जो लॉस हो रहा है उसको माइनस कर दो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा कि जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स में स्टोर हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसके टाइप्स GPP एंड NPP। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि ये टाइप्स क्या हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी जज कर सकते हो, क्लियर है। अब हम सेकंड कंपोनेंट पे आ गए। मैंने पहला कंपोनेंट बताया था प्रोडक्टिविटी, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम सेकंड वाले कंपोनेंट पे आए हैं, डीकंपोजिशन। सबसे पहले तो वर्ड का मतलब क्या है, डीकंपोजिशन। इस वर्ड का मतलब है डीकंपोज करने का मतलब क्या होता है, तोड़ना। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। और किसका ब्रेक डाउन करेंगे हम यहाँ पे, आप बोलोगे डेट्रिटस का। डेट्रिटस का मतलब होता है क्या, डेड मैटर जो प्लांट से, एनिमल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से या एनिमल से, आप जो भी डेड और वो मैटर निकालते हैं एनिमल से, डेड मैटर निकालोगे या डिके मैटर, इसका मतलब जो उनका वेस्ट है वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके डेट्रिटस में। तो डीकम्पोजर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजिशन करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजर्स। ये क्या करके जाएंगे, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस करके जाते हैं। तो डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस पे एक्ट करेंगे, तो आप बोलोगे डीकम्पोजर्स हमेशा डेट्रिटस पे एक्ट करते हैं। ये आ रही। अब आपको ये प्रोसेस समझना है कि आखिर डीकम्पोजिशन होता कैसे है। सबसे पहले एक पेड़ है, उस पे एक पत्ता है, एक बहुत सुंदर सा पत्ता था, उसकी कहानी एक कि उसके संग हुआ क्या। उसने अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई थी कि मेरे साथ ये हुआ था, उसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है वो देखो, कितनी प्यारी सी ऑटोबायोग्राफी है। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो पता था, इसने बोला मेरे को इसको फ्रीडम मिल गया। फ्रीडम कैसे मिला, ये पेड़ से टूट के और ये आराम से जा रहा था और फिर नीचे जमीन पे गिर गया। बोला मुझे फ्रीडम मिल गया था, पहले मैं पेड़ पर अटैच था, मैं हिल नहीं सकता था, मैं चल नहीं सकता था। फिर बाद में क्या हुआ, एक दिन ऐसे मैं मतलब उससे ब्रांच से टूट गया, हवा के संग मीठे में दूर तक गया और फिर एक जगह सेटल डाउन हो गया। अब ये जो लीफ थी ये ग्राउंड पे गिर गई, ठीक है। अब जब ये ग्राउंड पे गिर गई, हमें पता है कि जो सॉइल पे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड एंड डीके मैटर पे एक्ट करेंगे। बैक्टीरिया हो गया आपका, फंजाई हो गया, अर्थवर्म्स है, ये सब के सब एक्ट करते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि मेरे पास एक दोस्त आया था, उसने मेरे संग दोस्ती करी थी, वो है अर्थवर्म। सबसे पहले जब अर्थवर्म आया तो उसने मेरे संग दोस्ती करी, मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने बोला कि वो फार्मर का भी फ्रेंड है, तो मुझे लगा मेरा भी फ्रेंड होगा। तो बट इसने किया क्या, सबसे पहले अर्थवर्म ने लीफ पे क्या किया, इसने लीफ पे
अपने काम दिखाना शुरू किया, इसने लीफ को क्या किया, डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये कि यहाँ पे अब जो लीफ है ये कंप्लीट लीफ नहीं बची, यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्शियली जो है वो ये खा लिया। मतलब कि लीफ से अर्थवर्म क्या करेगा, उस पर एक्ट करेगा, सारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसको कन्वर्जन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब इसने कन्वर्जन करना स्टार्ट कर दिया, अब ये धीरे धीरे लीफ पे, लीफ बोली ये तो ये सब धोखा हो गया, पर इसने अर्थवर्म ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर इसने अर्थवर्म ने थोड़ा छोड़ दिया कि ठीक है मैंने लीफ को पूरा नहीं किया अभी। तो जो ये फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें कि लीफ के ऊपर अर्थवर्म एक्ट किया, उसने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में लीफ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो डेट्रिटस था, प्लांट का जो डेट्रिटस था उस पर एक्ट किया और धीरे धीरे इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसे आप क्या बोल के जाओगे, फ्रेगमेंटेशन। ये पहला प्रोसेस है जिसमें कौन इन्वॉल्व है, अर्थवर्म। ये पहला। अब जो अर्थवर्म पे स्नैक कर लिया, तो अब ये हो सकता है कि अर्थवर्म को कोई और खा गया, ठीक है, इसके ऊपर कोई और प्रीडेटर आ गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे से अगर हम मान लें कि कोई प्रीडेटर या कुछ आ गया, तो ये सेकेंडरी बात है। अभी हमें सिर्फ लीफ की स्टोरी सुने, तो लीफ ने बोला कि इसके बाद अर्थवर्म का क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। आगे देखो, अब ये जो है लीव्स जो है इस पर फंजाई एक्ट करेंगे, बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, और इन्होंने इसको और ज़्यादा तोड़ा। एक तरह से क्या है, सारे ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट करे, उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर जा रहे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो चाहिए, ठीक है। तो हम डेड मटेरियल से या जो वेस्ट मटेरियल से हम निकाल करें अपने काम की चीज़ जो है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई वगैरह सब एक्ट करा इस पर और उसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया। इसी तरह से अब जब अर्थवर्म एक्ट किया था तो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए। अब वो जो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन गए थे वो सॉइल में डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे, जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो सॉइल में डीप पेनिट्रेट कर गए। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लीचिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोल के जाते हैं, लीचिंग, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि सॉल्युबल हैं वो डीप सॉइल में पेनिट्रेट कर जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। अब इसके बाद क्या हुआ कि और ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुआ और वापस से डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अर्थवर्म, बैक्टीरिया, मॉइस वगैरह ये सब के सब एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो सब्सटेंसेस थे और ज़्यादा एक्ट करेंगे। अब ये जब ये एक्ट करे, ठीक है, तो इसको हमने बोला कैटाबॉलिज्म। इसको क्या बोल के गए हम, इसको कैटाबॉलिज्म, कि ये वापस से सारे सब्सटेंसेस और ज़्यादा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसको तोड़ना स्टार्ट किया, और ज़्यादा तोड़ा, ठीक है। दिस इज व्हाट कैटाबॉलिज्म। इसके बाद में हमने देखा कि अब ये था ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। दो टॉपिक और आते हैं। देखो, सबसे पहले लीफ जब सॉइल के ऊपर थी, यहाँ पे ये लीफ थी, ठीक है, तब तो पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ, अर्थवर्म आया, फ्रेगमेंट्स में तोड़ा। फिर उसके बाद में जो सब्सटेंसेस जो सॉल्युबल थे वो डीप सॉइल में चले गए। इसके बाद में आते हैं हम कैटाबॉलिज्म में। अब ये जब डीप सॉइल में और ये जो कंपाउंड्स है ये भी धीरे धीरे टूट के गए, तो अब ये जो सब्सटेंसेस है इस पे और बैक्टीरिया आ गए, फंजा आ गए, ये सब एक्ट करेंगे, इसको और ब्रेक डाउन किया और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ा। जब ये और तोड़ेंगे तो एक ब्लैक कलर का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, याद रखना, ये यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात हो रही है, ब्लैक कलर का एक अमॉर्फस कंपाउंड तैयार हो जाएगा। कैसा कंपाउंड आ जाएगा, ब्लैक कलर का अमॉर्फस कंपाउंड आ जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, ह्यूमस। क्या बोल के जाएंगे, ह्यूमस। अब जो ह्यूमस है, ये चीज समझना, जो ह्यूमस है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का वैसा वाला पार्ट है कि अब ये इतना ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट पार्ट है कि इसको ब्रेक डाउन करना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसको तोड़ने में अब सालों लगेंगे। जब हम बोलते हैं ना कि जो मिनरल का डिपोजिशन है ये वाला प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, वो इसलिए बोलते हैं कि एक स्टेज आएगी जब इसके बाद में अब उसको तोड़ने के लिए बहुत सालों लगेंगे, बहुत सारे टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत रेजिस्टेंट स्टेज है। दिस इज व्हाट ह्यूमिफिकेशन। ये कैसा स्टेज है आपका, ह्यूमिफिकेशन। फिर अब इसके बाद जब धीरे धीरे अल्टीमेटली ह्यूमस का भी ब्रेकडाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो अब आपके पास अल्टीमेटली जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये रिलीज हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये रिलीज होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज व्हाट
मिनरलाइजेशन, जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, इनका रिसाइकलिंग हो जाना, ये प्रोसेस क्या है आपका? डीकम्पोजिशन। अब बात ये आती है कि जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करा क्यों, वो समझ में आ गया कि हमें एट दी एंड इससे इस प्रोसेस का फायदा ये हो रहा है कि हमें हमारे जो मिनरल्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो मिल रहे हैं। पर इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करके जाएंगे? सबसे पहला फैक्टर आपके पास है ये सॉइल। ये क्या है? सॉइल, कि आखिर सॉइल कैसी है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये आता है। सेकंड है कि जिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, जब हम ह्यूमस की जिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? एक केस समझना, मैंने आपको एक ऐसा कंपाउंड दे रखा है जो काइटिन का, ठीक है, इसका बना हुआ है, लिग्निन हो गया, काइटिन हो गया, इसका बना हुआ है। और एक तरफ मैंने आपको दिया जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपके नाइट्रोजन है, इसका बना हुआ है। ये दो आपके पास डेड एंड डीके मैटर है। मैंने आपको बोला कि आप बता दो किसका रेट फास्ट होगा, डिकम्पोजिशन का रेट किसका फास्ट होगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? जहाँ पे काइटिन है, लिग्निन है, ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल भी नहीं है, तो इन पे एक्ट करने में ऑर्गेनिज्म को टाइम लगेगा। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह है, जो ऑलरेडी आपके सिंपल कंपाउंड्स, उस पर अगर एक्ट करना होगा तो वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में अगर सेकेंड चीज आती है कि टेम्परेचर हो गया, ये तो प्राइमरी फैक्टर्स है, इसका टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करके जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अगर लिग्निन और काइटिन के डिपोजिशन से डिकम्पोजिशन का रेट इंक्रीज होता है। आ रही बस समझ? अगर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट हो गए तो डिकम्पोजिशन का रेट स्लो है या फास्ट है, तो आप बोलोगे फास्ट है। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट होता है? डीकम्पोजिशन। क्या कंप्लीट हो गया? डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास आ गया एनर्जी का फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी फ्लो की जब हम बात करते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी की, इसका मतलब एनर्जी का फ्लो हो किस में रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड के अंदर, सेकंड से फिर थर्ड के अंदर, थर्ड से देन फोर्थ में, एंड फोर्थ से हायर में, टॉप में, फिफ्थ में। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना अमाउंट में एनर्जी जा रही है, किस बेसिस पे जा रही है, कितना जाएगी, ठीक है, ये चीज़ को हमें पढ़ना है, ये हमें समझना है कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में कितनी जा रही है, सेकंड से थर्ड में कितनी जा रही है, कोई पार्शलिटी तो नहीं कर रहा, सब में सेम अमाउंट की एनर्जी जाएगी, या अपने लाइक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी जाएगी, ये हमें समझना है। देखो, जो 50% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होते हैं वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, इसको PAR बोलते हैं। अब सनलाइट जो है, 100% सनलाइट आ रही है और हमारे पास, मतलब अगर हम देखें तो हम रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से प्लांट्स को काम कितनी आ रही है? प्लांट्स को काम आ रही है सिर्फ 50%। कितनी? हाफ, एकदम 50% ही है जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, उसके अलावा प्लांट्स के काम की रेडिएशंस नहीं है। सेकेंड चीज है, आपके पास प्लांट्स हो गए, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया ऐसे सारे ऑटोट्रॉफ्स, ये किसका यूटिलाइज करेंगे, ये किसको यूज करते हैं? तो आप बोलोगे कि ये सब के सब जो है वो सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशंस को यूज करेंगे ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकें, और अल्टीमेटली फूड से मिलेगा क्या? एनर्जी। हम मेजरली ATP, NADH, FAD, GTP, इन सब के फॉर्म में हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये एनर्जी जो है यही प्लांट्स को और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। 2 to 10% ही PAR का निकालते। देखो, मैं एक चीज समझना, ये सनलाइट है, 100% सनलाइट है, इसमें से सिर्फ 50% तो काम की है, उस 50% का भी 10% सिर्फ प्लांट लेते हैं। कितना लेके जा रहे हैं? सिर्फ 10% है जो प्लांट्स के काम आएगा, बाकी प्लांट्स के किसी काम का नहीं है।
सन था, सनलाइट से 50% तो है आपकी PAR जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन से। क्लियर? उस 50% का भी सिर्फ 10% ऐसा है जो प्लांट्स को यूज आएगा। यही होता है, सारे प्लांट्स इस PAR 50% PAR का 10% ही यूटिलाइज करते हैं। आ रही है बात समझ में? साइन का मतलब समझ में आया? तो जो आपका इकोसिस्टम है ये क्या ओबे कर रहा है? आपने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखे हैं, उसमें से जो सेकेंड लॉ है जो ये कह के जाता है कि जब भी एक सिस्टम के से दूसरे सिस्टम में, ठीक है, ट्रांसफर अगर कुछ होता है तो उस सिस्टम के अंदर भी हीट लॉस या एनर्जी लॉस होता है, जिसको आप एंट्रोपी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हो। किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करते हो? तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे हम गए तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है हीट का लॉस हुआ। सेकेंड से थर्ड में जाओगे हीट लॉस हुआ। यहाँ पे किसका लॉस हम मान के चल रहे हैं? हीट लॉस। फिर थर्ड से फोर्थ में गए, वापस से हीट लॉस। फोर्थ से फिफ्थ में गए, तब भी हीट लॉस। तो ये आप मान के चलो कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब आप जाते हो तो आपका बहुत कुछ अमाउंट ऑफ जो एनर्जी जो हीट के फॉर्म में है वो रिलीज हो जाता है या लॉस हो जाता है। तो कंप्लीटली जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो 100% नहीं होता। और हम ये बोल रहे हैं कि जब हम इकोलॉजी में, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से हमने अगर प्लांट मटेरियल कुछ खाया या हर्बीवोर ने प्लांट को कंज्यूम किया है तो उसको प्लांट में से जब उसने कंज्यूम किया तो 10% से ज़्यादा या कितना 1% है ना, वो उसका हीट लॉस में चला जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ही ले पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास 10% लॉ। 10% लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिंडमैन। लिंडमैन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने 10% लॉ दिया था। इसे समझना बहुत जरूरी है। 10% लॉ जो कि लिंडमैन ने दिया, इसको समझना। इस लॉ ने ये बोला कि जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स हैं, हर्बीवोर है, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर या प्राइमरी ये सॉरी इसको, हाँ चलो इसको कार्निवोर मान के चलना वरना गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ये कार्निवोर, सेकेंडरी, टर्शरी कार्निवोर, तो ये कार्निवोर्स है हमारे पास। इसको समझना, इसको समझोगे कैसे? देखो तुम्हारे पास एक पिज्ज़ा था, तुमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, ये रहा डोमिनोज का, पिज़्ज़ा हट का, जहाँ का भी तुम ऑर्डर करना चाहो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने जब पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो आपकी मदर ने आपको ये चीज़ बोली है, मम्मा ने आपको ये बता दिया है कि काम करना है आपको अपने और अपने सिबलिंग के बीच में इसको हाफ हाफ डिवाइड करना है। एक पिज़्ज़ा था, मम्मा ने क्या बोल दिया कि हाफ हाफ मिल सकता है। इसका मतलब टोटल जो रेडिएशन है, जो टोटल जो सनलाइट है वो 100% ये रही, वो पिज़्ज़ा है, वो सनलाइट क्या है? पिज़्ज़ा है। अब ये हाफ हाफ जो ले सकते हैं, मतलब कि जो 50% आपका PAR है, हम इतना ही ले सकते हैं। 100% आपके पास पिज़्ज़ा था, मम्मी ने बोला हाफ हाफ डिवाइड कर लो, 50 तुम्हारा, 50 दूसरे सिबलिंग का। हमने कहा ठीक है, चलो 50 ले लिया। अब आपके पास है कितना? आप बोलोगे ये 50% है, ठीक है, जिसमें मैंने 3 पीसेस बना रखे ना, ये आपके पास है 50%। ठीक है, अब 50% में भी, ठीक है, प्लांट्स जो खा सकते हैं, अब इसमें से क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे ऑनियन कैप्सिकम वाला है, इधर अलग टाइप का है, तो 3 अलग अलग टाइप के थे आपके जो पीसेस है ना। आपको ये पता है कि आप इसमें से, आपको जो बाकी वेराइटीज है वो पसंद ही नहीं है। आपको ये पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या खा सकते हो, ये 10% वाला ही आप खा सकते हो। आपको मिला कितना? पहले 100% पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मिला था 50%। 50% में आपको बोला कि मैं तो सिर्फ 10% वाला ही खाती हूँ, या मेरा चॉइस यही कि मैं सिर्फ बाकी के जो है ये मुझे पसंद नहीं है, ये जो वैराइटीज़ है, जो टाइप है वो मुझे पसंद नहीं है। आपने कितना लिया? 10%। जो आपने लिया है वैसे ही प्लांट्स ये कितना लेंगे? 10%। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके चल रहे इन एनी केस कि इनके पास में 1 लाख जूल था एनर्जी। ठीक है, इनके पास कितना है? ठीक है, 1 लाख जूल में इन्होंने एनर्जी था। इसका 10% निकालो, इसका सिर्फ 10% ही ये हर्बीवोर को दे सकते हैं।
मतलब आप इस स्लाइस को अगर डिवाइड करोगे अपने फ्रेंड के बीच में तो इसका 10% ही दे सकते हो। इसका 10% आप अगर निकालोगे, 1 लाख का 10% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000। मतलब सोचो 1 लाख जूल एनर्जी थी, प्लांट के पास में थी, पर उसने क्या बोला कितनी जा सकती है, सिर्फ 10%। किसके पास? हार्बीवोर के पास। अब इसका 10% ही जाएगा आपके पास प्राइमरी कार्निवोर के पास। अब जब ये गया तो 10,000 का 10% 1000। बताओ कितना, शुरुआत हमने करी थी 1 लाख से, उसके बाद जाते जाते कितना हो गया। अब इसका 10% और निकालोगे तो बचा कितना? 100। तो अभी 100 से अगर हम डिकम्पोजर्स पे चले गए, अगर यहाँ पे मैं डिकम्पोजर्स भी लिख दूं तो अल्टीमेटली कितना बच गया? 10 जूल। शुरू किया था 1 लाख से, लास्ट तक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल तक, लास्ट अल्टीमेटली डिकम्पोजर तक आते आते सिर्फ 10 जूल बचा। दिस इज 10% लॉ। ये क्यों हुआ ऐसा कि ये इतना अमाउंट ही जा सकता है? क्योंकि मेजर अमाउंट किसमें हो गया? हीट लॉस में। किसमें आ गया? हीट लॉस में। क्योंकि प्लांट ने इतना एनर्जी जब कंज्यूम किया तो उसने अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी तो परफॉर्म किया ना। हम देख रहे थे ना कि फोटोसिंथेसिस से जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत सारा अमाउंट रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज भी तो हो रहा है। समझ रहे बात को? इसीलिए ये जो हीट लॉस में अमाउंट चला जाता गया, इस वजह से सिर्फ 10% ही आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा सकता है। इस वाले प्रोसेस को या इस वाले जो आपके लॉ को क्या बोल के जाओगे आप? 10% लॉ। अरे 10% लॉ ये बता रहे कि एक एनर्जी लेवल या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो कितना परसेंट होगी? सिर्फ 10%। इसकी कैलकुलेशन एक बार अगर नहीं भी पता तो मैं एक बार समझा देती हूँ। जब आप 10% निकालोगे 1 लाख का तो आप इसको इस तरह से लिखोगे 1 2 3 4 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, आपके पास बचा कितना? 10,000। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप हर लेवल पे। इसका 10% आगे जाएगा और आपको जितनी सनलाइट दे रखी होगी उसका भी आप 10% निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया, आपको जितनी सनलाइट दे रखी होगी पहले उसका 10% निकालोगे, फिर प्लांट से जाएगा उसका 10%। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी 10% लॉ की। क्लियर है बात? यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है क्या? एनर्जी फ्लो, कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है तो कैसे हो रही है। यहाँ पे बात समझ में आ गई सबको 10% लॉ के बारे में। चलने आगे बढ़ जाए। देखो अब आ जाता है फूड चेन और फूड वेब। बहुत बेसिक तरीका है। फूड चेन के लिए आपने एक वो सुन भी रखा होगा, बहुत कॉमन सा एक सेंटेंस जो बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ बीइंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, ये तो प्रोसेस था ईटिंग का, खाने का। फिर ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। तो प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। ये क्या है आपका? फूड चेन। इसको आप भले लिख भी लेना, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन अप। अब ये तो एक फूड चेन है। अब मैं बहुत सारी फूड चेन को कंबाइन कर दूं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने किसी एक फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म को सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे देखा था तो मैं किसी और में थर्ड लेवल पे नहीं देख सकती। ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे आ सकता है। उसके डिफरेंट प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसके डिफरेंट प्रे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं लायन सिर्फ गोट को ही खाए, वो डियर को भी तो खा सकता है। तो उसके पास जो उसके प्रे हैं वो डिफरेंट है। तो बहुत सारे फूड चेन का आप देख लो, नेटवर्क हो गया या इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हो गई, उसको हम बोल के जाएंगे क्या? फूड वेब। हमारे इकोसिस्टम में प्रैक्टिकली कौन एग्जिस्ट करता है? फूड चेन या फूड वेब? आप बोलोगे फूड वेब। क्या बोल के जाएंगे हम? फूड वेब के फॉर्म में ही एग्जिस्टेंस है। एक ऐसी लाइक प्रोमिनेंट या बहुत डिवोटेड खाली फूड चेन नहीं होती, हमारे पास फूड वेब है। उसका रीजन क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर वो सिर्फ एक के ऊपर ही एक्ट करेगा तो अगर वो उसको होस्ट नहीं मिला तो वो क्या कर जाएगा? डाई, मर जाएगा। ठीक है, अब ये पहले कि हमने पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है फूड चेन में और फूड वेब में। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की फूड चेन होती है। आप क्या पढ़ोगे? कितने टाइप की फूड चेन होती है। एक है आपके पास
ग्रेजिंग फूड चेन। कैसी फूड चेन है? ग्रेजिंग फूड चेन। ये दोनों कंडीशन के लिए आएगी, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक भी, ठीक है, लैंड पे एंड वाटर पे। ऐसे ही हमारे पास में है डेट्रिटस फूड चेन। देखो जो डेट्रिटस फूड चेन है इसका शुरुआत कहाँ से होगी? हमेशा डेट्रिटस से या डेड और डिके मैटर से। किससे शुरुआत होगी? डेट्रिटस या फिर आप बोलोगे डेड एंड डिके मैटर से। सबसे पहले अगर हम देखें ग्रेजिंग फूड चेन, अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्मली अगर एक ग्रेजिंग फूड चेन देखनी है, आपके पास प्लांट था, प्लांट को एक माइस ने या फ्रॉग ने खाया, उसको स्नेक ने खा लिया, स्नेक को आगे जाके वल्चर ने या इसने खा लिया, इसने कंज्यूम कर लिया, खा लिया, उसको बाद में अल्टीमेटली इन सब पे एक्ट कौन करके जाएगा? जब भी ये डेड में होंगे, इनके जो वेस्ट मटेरियल है डेड, इस पे एक्ट कौन करेगा? तो हमारे डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। तो ये तो था प्रोड्यूसर, प्लांट तो था प्रोड्यूसर। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ये तो ग्रेजिंग फूड है जो लैंड पे चल रही है, ठीक है। इसी तरह से डेट्रिटस में अगर आप देखोगे तो ये रहा डेड एंड डिके मैटर पे पहले फूड लॉस, ठीक है, आपके डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे। आप यहाँ पे हम यहाँ पे ये भी मान सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे भी एक्ट कर सकते हैं, पर फिर वो यहीं डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपकी एक स्पेशल टाइप की बर्ड्स है जो इनको खाती है। आपके मॉथ्स वगैरह हो सकते थे, तो उनको पर्टिकुलर ब्लैक बर्ड जैसे बाकी और डिफरेंट फ्लैमिंगोस वगैरह से डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो कंज्यूम कर लेती हैं। अब एक फूड चेन आती है आपके पास ये वाली एक्वेटिक। इसका एक बेसिक एग्जांपल देखो, लोअर क्लासेस में आप ये पढ़ते भी हो, किसी से पढ़ रखा नहीं? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन। मैंने एक एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन का इसी वाले में सबसे पहले बताया था, किस किस को रिकॉल हो रहा है? इसी क्लास के अंदर मैंने से पहले आपको बताया था एक फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल। फिर आएगा आपका जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड देन अल्टीमेटली लार्ज फिश। स्मॉल फिश, लार्ज फिश समझ गए। मुझे तो फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास क्या थे? डायटम्स, उस पर आपके कोपोड्स वगैरह सारे जू प्लैंक्टन है, उस पर स्मॉल फिश छोटी मछली और देन आपकी लार्ज फिश, ठीक है, व्हेल्स वगैरह सबसे बड़ी लार्ज फिशेस वगैरह। तो ये आपका क्या हो गया? एक एक्वेटिक फूड चेन। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स जिसमें डायटम्स आएंगे, ठीक है, डायटम्स के साथ जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपके जू प्लैंक्टन्स, कोपोड्स जैसे, देन स्मॉल फिश एंड देन अल्टीमेटली अ लार्ज फिश। आप व्हेल, शार्क्स इसको कंसिडर कर सकते हो। ये थी आपकी क्या? आपके टाइप्स ऑफ फूड चेन, ठीक है, ये क्या था आपका? टाइप्स ऑफ फूड चेन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या है ये? इकोलॉजिकल पिरामिड। ये जो आप अरेंजमेंट है ना, इसे पिरामिड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसे हम बोल के जाएंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको एक और नाम दिया जाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड को एक और नाम दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड। क्या कह के जाओगे? एल्टोनियन पिरामिड। देखो अब ये जो एल्टोनियन पिरामिड है, ये जो अरेंजमेंट हम ग्राफिकल अरेंजमेंट से बता रहे हैं कि किस ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, कितना परसेंट जो एनर्जी है वो है, और नेक्स्ट में कितना एनर्जी जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, किस पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरीके की जो स्टडी है, इससे हम ग्राफ के फॉर्म में ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये आपको 3 टाइप के पिरामिड्स पढ़ने होंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपको मैं एनर्जी वाला बता रही हूँ। उसका रीजन ये कि मैंने अभी सबसे पहले आपको पढ़ाया कि था 10% लॉ। मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जब भी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं, ये सनलाइट का 10% लेंगे, ये क्या लेंगे? सनलाइट का 10% लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 10% इसको मिला, इसका भी 10% आगे जाएगा, इसका भी 10% आगे, अभी आपने 10% लॉ पढ़ा है, इसका भी जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का 10% ही आगे जाएगा। तो मैं अगर एक चीज़ पूछूं कि अगर इसके पास 100 था, जैसे हमने सॉरी, अगर इसके पास यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दे ही रखा है ना, 100% था, तो 10% आगे जाएगा, 10% जाएगा खाली। 10% का 10% निकालेंगे तो 1% उसका 0.1%। यहाँ पे कितना बचा? 0.1। शुरू कितने से हुआ था?
100 से। क्या जो एनर्जी है उसका पिरामिड इन्वर्टेड हो सकता है, उल्टा हो सकता है? ये तो अपराइट पिरामिड है, सीधा पिरामिड है, अपराइट है, सीधा पिरामिड है। क्या ये उल्टा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लांट को मिलेगी उसमें भी 10% ही खाली आगे जाएगा, उसका भी 10% आगे जाएगा, उसका भी 10% आगे जाएगा। तो इसीलिए एनर्जी वाला जो पिरामिड है ये ऑलवेज अपराइट, ये हमेशा कैसा होगा? अपराइट होगा, सीधा पिरामिड होगा। कैसा है आपका? अपराइट पिरामिड होगा। चाहे हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करेंगे, चाहे हम एक्वेटिक फूड चेन की बात करेंगे। ये बात समझ में आई? आ रही बात समझ में? ये हमेशा हमेशा के लिए अपराइट ही रहेगा। अब सबसे पहले हम डील करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर से। किससे डील कर रहे हैं हम? पिरामिड ऑफ नंबर। ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल में भी देखोगे, एक्वेटिक में भी देखोगे, तो बेसिक है। तो सबसे पहले हम एक टेरेस्ट्रियल वाले बना लेते हैं। अब टेरेस्ट्रियल में देखो, यहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं, इसको किसने खाया? इसको एक फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया। अरे नहीं, प्लांट्स को ये उल्टा बोल दिया मैंने, फ्रॉग ने नहीं खाया, यहाँ पे ग्रास हॉपर ने खाया। प्लांट्स को ग्रास हॉपर खाएगा भाई, फ्रॉग कहाँ से खाने लग गया? फ्रॉग कब से खाने लग गया? हाँ, प्लांट्स को खाएगा ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर जो है उसको कौन खाएगा? आपका फ्रॉग। फ्रॉग को खाने वाला है स्नेक। स्नेक के बाद आगे और चलते हैं तो फैल्कन वगैरह, वल्चर वगैरह ये इसको खा जाएंगे। ये आपका है पिरामिड ऑफ नंबर का। देखो जो प्लांट्स है, हमें पता है हमारे जो, अब अगर मैं आपको प्लांट्स की बात करूँ सबसे ज़्यादा नंबर में होंगे, फिर ग्रास हॉपर्स जो है उससे थोड़े कम, फ्रॉग, स्नेक और कम, एंड देन फैल्कन्स वगैरह जो है सबसे कम नंबर्स में प्रेजेंट है अगर हम एक पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो ये तो कैसा पिरामिड हो गया? अपराइट, पहला। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखूं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने का मतलब है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। इनका भी नंबर कैसे? जो फाइटोप्लैंक्टन से होंगे उनका नंबर ज्यादा, उससे कम जूप्लैंक्टन, उससे कम आपके स्मॉल फिशेस, और लार्ज फिश आपको पता ही कम नंबर्स में प्रेजेंट होती है, उसके बाद भी वो अच्छे अमाउंट में प्रेडेशन कर देती है, अच्छे अमाउंट में किल कर लेती हैं। तो ये भी कैसा पिरामिड हो गया? एक्वेटिक वाले का भी टेरेस्ट्रियल अपराइट, एक्वेटिक अपराइट। अब मैं आपको एक केस दूं कि एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री पे बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे बर्ड्स हैं तो आपको पता है पैरासाइट्स तो होंगे, आपके वायरसेस, बैक्टीरिया ये सब तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो ये एक ट्री है, इस पे कुछ 8-10 स्पीशीज मान के चलो मैक्सिमम आपके पास बर्ड्स हैं, और यहाँ पे पैरासाइट्स हैं। अब हमें ये पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में हमें क्या मिल रहा है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैरासाइट से। तो पैरासाइट का नंबर सबसे ज़्यादा है। एक ट्री की बात हो रही है, यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर करना, यहाँ पे एक ही ट्री है तो ट्री का नंबर तो सबसे कम है। जो बर्ड की स्पीशीज है वो एक ट्री पे कितने ही मान लो, मैक्सिमम 10 मान लोगे, लेकिन जो पैरासाइट्स की नंबर है उसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? पैरासाइट तो बहुत सारे होंगे। तो ये पिरामिड है इन्वर्टेड। तो अगर हम पैरासिटिक की बात करेंगे, पैरासिटिक कंडीशन वाले, पैरासिटिक वाला फूड चेन कंसिडर करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर के लिए, तो वो कैसा आएगा? इन्वर्टेड। अब इसमें एक स्पेशल केस मान के चलते हैं, ये बर्ड्स है 8-10 स्पीशीज, यहाँ पे 10 स्पीशीज है, एक यही है, तो ये तो बहुत सारे होंगे, मैनी बर्ड्स हैं, ठीक है। हमारे पास ट्री भी एक ही है, एक ट्री में बहुत सारी बर्ड्स हैं। एक तो ये वाली कंडीशन है कि पैरासाइट्स थे। अब एक ये कंडीशन है कि यहाँ पे एक ही हॉक है, ठीक है, जो बर्ड्स पे एक्ट करेगा, एक हॉक है। इस कंडीशन में देखो कि बर्ड्स जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, उसके ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फर्स्ट। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो थर्ड में भी नंबर कम है, फर्स्ट में भी नंबर कम है। इसको हम इन्वर्टेड भी नहीं बोल सकते, इसको अपराइट भी नहीं बोल सकते, तो अब इसको क्या बोलोगे? बताओ सर, इसको आप इन्वर्टेड नहीं बोल सकते, इसको आप अपराइट नहीं कह सकते, इसको आप क्या कहोगे? आप बता के चाहोगे। इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप। ये कैसा है? स्पिंडल शेप्ड।
ये है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। ये स्पेशल केसेस हमें याद रखने हैं। पिरामिड ऑफ नंबर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक के लिए अपराइट, ये इंसेक्ट्स मान लो या पैरासिटिक नेचर वाले के लिए मानोगे तो आपके पास इन्वर्टेड, और एक पर्टिकुलर सिंगल एक ही अगर हम मान के चलो उसका प्रेडेटर प्रेजेंट है, ट्री पे बर्ड्स है बहुत सारी, उस पर एक ही प्रेडेटर प्रेजेंट है, ये स्पेशल केस है जिसमें स्पिंडल शेप का पिरामिड मिलता है। तो आपको तीनों शेप समझ में आने चाहिए, अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप। ये था आपका पिरामिड ऑफ नंबर। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पिरामिड में, जो है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, देखो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, जब हम इसकी बात करते हैं इसमें टेरेस्ट्रियल की वापस से बात करेंगे। तो अब तो आप मुझे बताइए, देखो टेरेस्ट्रियल में कौन कौन था, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स थे, ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलते, फिर ग्रास हॉपर, फ्रॉग और स्नेक तक ही मान के चलते। तो अब अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा हमारे पास हमें पता है टेरेस्ट्रियल लैंड पे सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, आप बोल के जाओगे हमारे पास प्लांट्स है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो फॉरेस्ट कवर एरिया हमारे पास सबसे ज़्यादा है तो प्लांट्स है। उसके बाद में हमारे पास ग्रास हॉपर का नंबर है, फिर आपके पास में फ्रॉग का नंबर है, एंड देन अल्टीमेटली आपके पास में स्नेक का नंबर जाएगा, जो एक पर्टिकुलर अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास टेरेस्ट्रियल के केस के लिए कैसा हो गया, अपराइट, ठीक है। अब सेकेंड केस अगर हम बात करते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन वाला, एक्वेटिक की, फाइटोप्लैंक्टन है ना, तो यहाँ पे आपके पास में है जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन। तो जब हम एक्वेटिक की बात करते हैं तब होता क्या है, जो फाइटोप्लैंक्टन का नंबर है, ठीक है, वो होता है बहुत कम। डायटम्स वगैरह जो प्रेजेंट है इनका नंबर कैसा है, कम, लेकिन जो आपके जूप्लैंक्टन वगैरह प्रेजेंट है उनका नंबर कितना है, बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में ये हो गया प्राइमरी आपके प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। इस केस में कैसा पिरामिड बना, आप बोलेंगे इन्वर्टेड। कैसा पिरामिड है हमारे पास में, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात हो रही है ये, ठीक है, जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट होना चाहिए, जो उसका जो डिपोजिशन है वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये होता है बायोमास, तो जो बायोमास का डिपोजिशन आप देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन से बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपके जूप्लैंक्टन्स। तो पिरामिड ऑफ बायोमास की जब हम बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल के लिए अपराइट है, टेरेस्ट्रियल के लिए कैसा है, अपराइट है, बट क्या है, आपके जो एक्वेटिक वाला कंडीशन है उसके लिए कैसा है, इन्वर्टेड। कैसा होगा, इन्वर्टेड। एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए हमेशा कैसा पिरामिड आएगा, इन्वर्टेड। तो ये है आपके क्या, टाइप्स ऑफ पिरामिड। यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट होता है, टाइप्स ऑफ पिरामिड। अब आ जाओ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, जिसको ऐसे लिखते हो आप, ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से, ये फर्स्ट था ना, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना कि एक ट्रैफिक लेवल से सेकंड ट्रैफिक लेवल में कितना अमाउंट जो है एनर्जी का वो ट्रांसफर हो रहा है। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को ऐसे डिफाइन जब हम करते हैं तो आप बोलोगे एनर्जी, इसको समझना पहले, एनर्जी जो है इन प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है, आप जिस ट्रॉफिक लेवल की बात करोगे एट ट्रॉफिक लेवल, आप जिस भी, जैसे हम अगर सेकंड वाले को कंसिडर करके चल रहे हैं तो सेकंड वाले ट्रॉफिक लेवल पे जितना एनर्जी यूज हो रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ, वो हम लिखेंगे कितना प्रोड्यूस हो रही है। दूसरा है एनर्जी इन प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एट प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल, इसके जस्ट पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी थी, तो सेकेंड वाले में कितना एनर्जी बनी प्रोडक्शन बायोमास के बाद, उसकी वो एनर्जी को लिखोगे, उसको डिवाइड करेंगे जस्ट पहले वाले फर्स्ट वाले से, उसको लिखेंगे ऐसे, सेकेंड वाले में कितनी एनर्जी थी अपॉन फर्स्ट वाले में कितनी थी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
100 से तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इस तरह से ये ट्रॉफिक लेवल की बात हो रही है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितना अमाउंट ऑफ, सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपके जब बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, उसके जस्ट पहले वाले में, प्रीवियस वाले में, मतलब जस्ट पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी था, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज की फॉर्म में हम इस रेशियो को निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब देखना नेक्स्ट, अब इसमें आपको 3 टाइप की इकोलॉजिकल एफिशिएंसी दिखाई दे रही है। कौन कौन सी है वो 3 टाइप है। एक है असिमिलेशन एफिशिएंसी, एक है नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, और थर्ड है आपके पास फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। असिमिलेशन एफिशिएंसी, असिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि कितना, जब हमारा फूड, आप अपने केस मान के चलो वापस से, ह्यूमंस का फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद जितना भी आपका यूजफुल प्रोडक्ट्स है जो हमें चाहिए वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो आपके ग्रोथ में, रिपेयर में यूज होते थे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। तो एनर्जी जो है असिमिलेशन वाले, ठीक है, एनर्जी इन असिमिलेशन अपॉन एनर्जी इन, पहले हमने क्या खाया था, इंजेशन, खाना भी तो खाया था। तो एनर्जी असिमिलेशन में कितनी है उसको डिवाइड कैसे करेंगे, इससे जस्ट पहले क्या था, हमने इंजेशन किया था, तो एनर्जी इन असिमिलेशन, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। तो जो आंसर आएगा उससे हमें लगेगा कि असिमिलेशन एनर्जी कितनी है। सेकेंड है आपके पास नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी, NPE, NP निकालना है, तो ये रहा नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो दे रखी, वो इससे पहले, जस्ट पहले कौन सी आएगी आपकी, ग्रॉस, यहाँ पे आप निकालोगे ना NPP, नेट, GPP आपने बोला नेट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, और NPP वाइट कलर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया NPP, नेट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी अपॉन GPP। ग्रॉस कितना था उससे जस्ट प्रीवियस वाले को लिखते हैं, यहाँ पे जो जिसकी हम बात करें ट्रॉफिक लेवल की, वो उससे जस्ट प्रीवियस वाले को हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से। इससे आपका आंसर आ जाएगा कि कितना नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी है। फिर आता है आपके फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कैसे निकलेगी कि कितना इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट रेडिएशन है, वो कितना है, अपॉन आपके पास NPP कितना है इनटू 100, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन कितना है आपके पास, NPP कितना प्रेजेंट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपकी निकल जाएगी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। ये है आपकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी निकालने के फॉर्मूलाज। इसे आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूलाज को मार्क करके रख लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप वैल्यूज पुट करोगे, उस ट्रॉफिक लेवल की, उससे प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल की, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर खत्म। इस तरह से न्यूमेरिकल अगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसकी अप्रोच ऐसी होगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इट्स टाइप्स, कितने टाइप के आपके इकोलॉजिकल सक्सेशन हैं और उनके टाइप क्या क्या है। उससे पहले ये समझना कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि कैसे धीरे धीरे आपका जब जो बैरन लैंड थे, अब सोचो जब ये बात हो रही है जब एकदम लाइफ ओरिजिन होना चालू हो रही थी, ठीक है, तो धीरे धीरे कैसे वेजिटेशन आया, कैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ और अल्टीमेटली हमारे पास इतने सारे इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल हो गए, एक्वेटिक हो गए, फ्रेश वाटर है, मराइन वाटर है, तो इनका जो डेवलपमेंट था ना, ये डेवलपमेंट जो है इसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है। क्लियर? सक्सेशन जो है वो 2 टाइप के होंगे आपके पास, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये है कि वो ऐसे बैरन रॉक पे या बैरन लैंड पे होगा जिसमें पहले कभी भी कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई ऑर्गेनिज्म रह नहीं रहा था, कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं था, ऐसा बैरन रॉक है, ठीक है, जिसमें पहली बार हैबिटेशन या वेजिटेशन होने वाला है, वो सक्सेशन था प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंड सक्सेशन का मतलब यह है कि जैसे कहीं पे फ्लड वगैरह नहीं आ जाते हैं, तो कोई नेचुरल कैलेमिटी है वो हो गई, पहले वेजिटेशन था, फ्लड वगैरह कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, सारा वेजिटेशन खत्म हो गया, अब दोबारा से उस जगह पे वेजिटेशन स्टार्ट होगा, दिस इज व्हाट सेकेंडरी सक्सेशन।
ये ऑलरेडी वेजिटेटेड या वेजिटेशन वाले पार्ट पे होगा, वेजिटेशन वाले हैबिटेट पे होगा। अब क्वेश्चन ये है कि फास्ट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे डेवलपमेंट वेजिटेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो आप बोलोगे प्राइमरी वाले में फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम स्क्रैच से एकदम एक मान लो बंजर जमीन से शुरू हो रहा है, तो वो फास्ट नहीं हो सकता, वहाँ पे वेजिटेशन बहुत फास्ट नहीं हो सकता। लेकिन जो सेकेंडरी वाला है, यहाँ पे पहले ऑलरेडी प्लांट्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, सब डेवलप था चीज़ें, वो तो बाद में कोई कैलेमिटी आ गई, कोई और रीज़न आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट किए, और ये यहाँ पे जो है सक्सेशन अब हो रहा है। तो जो दूसरी बार सेम जगह पे हो रहा है जहाँ पे पहले वेजिटेशन था, वहाँ पे थोड़ा फास्ट होगा, यहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे हमेशा स्लो ही होगा। आ रही बात समझ में? अब देखो इसमें होता क्या है, जो सबसे पहली स्पीशी आती है, ये आपका बैरन लैंड है। इस बैरन लैंड में सबसे पहले जो फर्स्ट स्पीशी आई, जो फर्स्ट स्पीशी आएगी उसको आप कह के जाओगे पायनियर स्पीशी। क्या बोलेंगे हम? पायनियर स्पीशी। सबसे पहले जो इनहेबिट करेगी एक बैरन लैंड को, बंजर जमीन पे जो सबसे पहली स्पीशी आई, उसे आप बोलोगे पायनियर स्पीशी। अब इसके बाद में बहुत सारी स्पीशीज आ रही होंगी, बहुत सारी स्टेजेस आ रही होंगी, अलग अलग चेंजेस हो रहे एकदम सीरीज में, कि पहले थोड़ा ये चेंज हुआ, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस। तो ये जो बहुत सारी स्टेजेस आई 1 2 3 4, इनको हम बोलेंगे सीरियल स्टेजेस। कि अभी जो एक पर्टिकुलर स्पीशी वो खुद को देखना चाह रही है कि मतलब मैं एनवायरनमेंट के साथ फिट हो बैठ रही हूँ या नहीं, हमारे बीच में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो आ रही है या अभी भी फ्लक्चुएट ही कर रहे हैं। तो इसे हम बोल के जाएंगे सीरियल स्टेजेस। इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या अल्टीमेटली, अब एक ऐसी स्पीशी, एक ऐसे सारे अडेप्टेशंस आ गए जो एनवायरनमेंट के संग एकदम बैलेंस बन गया कि ठीक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ है तो स्पीशी की भी सारे अडेप्टेशंस यहाँ आ गए। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। कैसी कंडीशन है ये? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा तो इस टाइप की स्पीशी जो है, अब ये क्या कहलाएंगे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यह एनवायरनमेंट के संग इक्विलिब्रियम में है, अब इसको बार बार चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोल के जाएंगे हम इसे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो 3 टाइप की आपने देख लिया। सबसे पहले जो आया पायनियर स्पीशीज, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए सीरियल स्टेजेस, एंड देन अल्टीमेटली जो एनवायरनमेंट से इक्विलिब्रियम में है वो है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये है आपका क्या? इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें प्राइमरी सक्सेशन एंड देन सेकेंडरी सक्सेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ सक्सेशन, कौन कौन से टाइप के सक्सेशन प्रेजेंट है। पहला हम जो टाइप एड्रेस करने वाले हैं वो है जीराज। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लैंड पे। आप लिथोसियर मान लो, ठीक है, जीराज डेजर्ट वाली कंडीशंस मान लो, हम वहाँ पे लैंड से, वहाँ से डेजर्ट कंडीशन या लैंड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस जीराज कंडीशन को समझना, सक्सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे रॉक्स है। क्या है यहाँ पे? रॉक्स प्रेजेंट थी। कोई भी मतलब कि रॉक्स का मतलब यहाँ पे किस टाइप की लैंड बताना चाह रहे हैं आपको? ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बैरन लैंड है। ठीक है, फिर सबसे पहले कौन आया? तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगी पायनियर स्पीशीज कौन है, आप क्या बोलोगे? लाइकेन्स एंड मॉसेस। लाइकेन क्या थे? फल, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, मैंने आपको बताया भी था ये चीज़, तो फल से याद रखने के लिए। तो लाइकेन्स आए, मॉसेस आए, इसका मतलब जो पायनियर स्पीशीज है जीराज कंडीशन में, ठीक है, वो कौन सी है आपकी? लाइकेन्स एंड मॉसेस। इसके बाद धीरे धीरे स्मॉल वीड्स आने लगे, फिर आप देखोगे पेरेनियल वीड्स आए, ग्रासेस आना लगी, ग्रासेस के बाद क्या आएंगे? श्रब्स आएंगे, फिर धीरे धीरे आपके ट्रीज आए, फिर देन अल्टीमेटली आपका क्या फॉर्म हो गया? फॉरेस्ट। क्या फॉर्म हो गया? ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये कैसे कंडीशन आ गई? अब यहाँ पे जो सारे ऑर्गेनिजम्स और प्रेजेंट है, ये कैसी कंडीशन में? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इनको अब बदलने की जरूरत ज़्यादा नहीं आई, धीरे धीरे डेवलपमेंट इस तरह से आ गया पूरा फॉरेस्ट। अब जो स्पीशीज प्रेजेंट है, बट ये जो बीच में आपके सारे वीड्स आए थे, श्रब्स आए, ये सारी सीरियल स्टेजेस थी, इसमें इनको धीरे धीरे पता चला कि ओके ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होगा, एंड अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई। पूरा फॉरेस्ट का, ग्रासलैंड, इनका सबका जो डेवलपमेंट था वो हो गया। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? लैंड से। आप इसमें लिथोस्फीयर, अगर एकदम सॉइल की बात करेंगे, आप एकदम डेजर्ट वाली कंडीशंस की बात करोगे, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। ये आपका क्या है? जीराज कंडीशन। याद क्या रखना है? पायनियर स्पीशी कौन सी है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी।
मेन आपसे वो यही चीज को पूछना चाहते हैं। आ रही बात समझ? ये आपका है ज़िराच सक्सेशन। इसके बाद सेकेंड सक्सेशन जो आपके पास आएगा वो कौन सा वाला है? वो है हाइड्राज सक्सेशन। हाइड्राज सक्सेशन मतलब क्या हुआ? ये कहाँ से हो रहा है? वाटर में। कहाँ आ रहा है? वाटर में वेजिटेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे पहले कैसे आए आपके? रूटेड सबमर्ज प्लांट आए या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स आए? फाइटोप्लैंक्टन्स थे या फिर आपके रूटेड प्लांट्स थे। फिर या तो फ्री फ्लोटिंग आएंगे, ठीक है, या फिर आपके रूटेड फ्लोटिंग स्टेज की मीन्स इनका जो लीव्स वगैरह है ये फ्री है लेकिन ये सब स्ट्रेटम से अटैच्ड भी है। फिर आपका रीड स्वैम स्टेज आया, मार्श वाला मीडो स्टेज आया। ये आपकी कैसी कम्युनिटी? सीरियल कम्युनिटीज, सीरियल स्टेजेस बीच में आई। इसके बाद में आपका वुडलैंड स्टेज एंड देन अल्टीमेटली फॉरेस्ट स्टेज जो आ गई। ये क्या था? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओरिजिन जो स्टार्ट हुआ, वेजिटेशन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? आपके रूटेड से, इसमें रूटेड जो आपके प्लांट्स थे या फिर फाइटोप्लैंक्टन से। क्वेश्चन है कि यहाँ पे पाइनियर स्पीशीज कौन सी हैं? आप बोलेंगे रूटेड सबमर्ज स्टेज या फिर फाइटोप्लैंक्टन के। इस वजह से पैरेलल चल रहा है, फ्लोटिंग और रूटेड। फिर रीड स्वैम स्टेज, मार्श वाटर स्टेज, वुडलैंड स्टेज एंड कंप्लीट फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो गया। तो जब वाटर से स्टार्ट हुआ था वेजिटेशन, इसको बोलेंगे हम हाइड्राज सक्सेशन। वाटर से स्टार्ट हुआ तो हाइड्राज, लैंड से सॉइल से स्टार्ट होगा तो ज़िराच। ये बात क्लियर है, दोनों टाइप ऑफ सक्सेशन थे। यहाँ तक ये बात समझ में आई। अब इस सक्सेशन का काम क्या आता है? इससे हमें पता चलता है कि जो डेवलपमेंट था, जो वेजिटेशन का डेवलपमेंट आया वो कैसे कैसे आया। सेकेंडली, हमें जब ये डेवलपमेंट हम स्टेजेस देखते हैं तो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा होता है कि यहाँ पे जब ये रीड स्वैम स्टेज थी, समझ इसको, जो जैसे रीड स्वैम स्टेज थी, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे चेंज हो गई कि ये मार्श मीडो में ना जाके, मैं कह रही हूँ कि वापस से रूटेड फ्लोटिंग में आ गए। मतलब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे रीड स्वैम स्टेज आई, इसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर ऐसे चेंज हुए कि वापस से रूटेड फॉर्म में ही प्लांट्स का सक्सेशन हुआ। तो क्या ये बैक मूव कर सकते हैं? ये सिर्फ आगे ही जाएंगे? तो यहाँ पे आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं अगर एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं थी। ऑर्गेनिज्म को पता चल गया कि जो उसने अडेप्टेशन लिए, ठीक है, जो उसने आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए अडेप्टेशन लिए थे वो सही नहीं है, वो एनवायरमेंट के संग इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा, तो वो वापस से बैक जाएगा। ये बात समझने वाली है। आ रही बात समझ में? तो वो वापस से सीरियल स्टेज प्रीवियस वाली पे जा सकता था। जब सीरियल स्टेज में, ये याद रखना, मैं बात करी सीरियल स्टेज की, अल्टीमेटली क्या बनाएंगे फिर वो? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अगर यहीं पे पता चल गया कि इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ रही तो वो क्या बना लेते? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये हुआ भी होगा, एक टाइम पे ये वाला स्टेज क्लाइमेक्स बन गई होगी। तो जब धीरे धीरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स और चेंज हुए, जब इक्विलिब्रियम स्टेज जो थी वो डिस्टॉर्टेड हो गई, तो यहाँ पे चेंजेस की वजह से आगे इस तरह से डेवलप हुआ। तो सीरियल स्टेजेस में वो बैक जा सकते हैं। ये था आपके दोनों टाइप का सक्सेशन। कौन से? ज़िराच एंड हाइड्राज। अब आ जाओ बायो जियो केमिकल साइकिल। बेसिकली हम पढ़ना क्या चाहते हैं? इकोसिस्टम का जो रोल है उसे समझने की जरूरत है। हमने पहले बताया ना कि जो मिनरल्स हैं, हमने डिकम्पोजिशन क्यों किया था कि जो डेड से भी हमने अपने मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को निकाल लिया। तो अब जो वो न्यूट्रिएंट्स को निकाला उसका पूरा साइकिल समझना है कि डेड ऑर्गेनिज्म ने तो न्यूट्रिएंट दे दिया नेचर को वापस, अब वो हम तक कैसे पहुंच रहा है, वो प्लांट तक कैसे पहुंच रहा है, वो बाकी ऑर्गेनिज्म तक न्यूट्रिएंट कैसे पहुंच रहा है, और हम वापस से कैसे नेचर को वापस से वो चीज़ें रिटर्न करते हैं। इसे हम बोलेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। इसमें आपके जो हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व हैं, आप भी इन्वॉल्व हो, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहली साइकिल आपके पास है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल को आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है गैसियस साइकिल। क्या लिख रहा है? कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल। उसका रीज़न ये है कि जो कार्बन है, ठीक है, ये जो ड्राई वेट के फॉर्म में प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका 49%। सिर्फ 49% कार्बन ही आपका किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ड्राई वेट के फॉर्म में। लेकिन जो आपका बाकी का 70% जो है वो है आपका डिसॉल्व फॉर्म में वाटर बॉडीज के अंदर, आपके ओशंस में, रिवर्स में, इस सारी वाटर बॉडीज के अंदर 71
परसेंट जो है वो वहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए। अच्छा, अब आगे ही देखना, अब CO2 का यूटिलाइजेशन, ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, और इसको गैसेस क्यों बोलते हैं, मेजरली कहाँ प्रेजेंट है, वाटर में। तो वाटर में किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में। तो कौन सा फॉर्म हुआ, गैसियस स्टेट। और कई जगह पे पढ़ोगे ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म, मतलब फॉर्म में डिपोजिशन में, एक्सोस्केलेटन का डिपोजिशन, ये सारी चीजें भी आएंगी। तो ऑर्गेनिक कार्बन, प्लांट्स इंस्पायर करेंगे तो भी CO2 देंगे, एनिमल्स रेस्पिरेशन करेंगे तब भी CO2 रिलीज करेंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह में कंबशन वगैरह अगर हम करते, बर्न करते हो, कंबशन करते तब भी CO2 रिलीज होगा। हमारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह, ठीक है, ये सब भी क्या रिलीज करके जाते हैं, CO2। अब इस पूरे साइकिल में देखना, हर जगह से जो CO2, और फिर जब ये डिकम्पोजिशन करते, डेड एंड डीके वेस्ट, ये वापस से आपके सॉइल के थ्रू ज्यादा, इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, प्लांट्स। प्लांट्स CO2 को लेते हैं, बाकी सब दे रहे हैं, देखो एनिमल्स दे रहे हैं, ठीक है, आपके ऑटोमोबाइल्स ये सब देखे जा रहे हैं, लेकिन ले कौन रहा है, आप बोलोगे प्लांट्स। प्लांट्स जो है यही आपका क्या करते हैं, अराउंड एक एस्टिमेट है कि 4 × 10⁻13 आई थिंक kg पर ईयर का ये प्रोडक्शन, इतना अमाउंट ऑफ CO2 फिक्सेशन प्लांट्स करते हैं। ये पूरा बायोस्फीयर के हिसाब से बात करें तो पूरा एक एस्टिमेट है कि इतना अमाउंट में CO2 फिक्सेशन जो है वो प्लांट्स करके जाते हैं। क्लियर, ये आपका कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसके अलावा कुछ अमाउंट में आपके डिकम्पोजर्स और ये वेस्ट वगैरह है, ये भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, बट जो मेजर प्रोडक्शन, जो फिक्सेशन है वो कौन करके जाएगा, आपके प्लांट्स। ये आपके प्लांट्स करके जाएंगे। ये तो थी आपकी कार्बन साइकिल, जो कि गैसियस साइकिल। क्वेश्चन ये है कि गैसियस साइकिल, ये कार्बन साइकिल है, इसका रिजर्वॉयर कौन है, कहाँ पे मेजरली रिजर्व होकर रहती है, तो आप बोलेंगे ये 70% वाटर बॉडीज में ना, इसका इनका रिजर्वॉयर ये है, ये है इसका रिजर्वॉयर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका रिजर्वॉयर कौन है। और 49% ड्राई वेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ड्राई वेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। बाकी 71% ये डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है। ये थी आपकी बायोजियो केमिकल साइकिल, कौन सी वाली, कार्बन साइकिल। ये कौन सी है, कार्बन साइकिल, जो कि गैसियस है। अब नेक्स्ट साइकिल आप देखो, जो नेक्स्ट साइकिल है वो है फॉस्फोरस साइकिल। कौन किसकी साइकिल है, फॉस्फोरस की साइकिल है। इसको लिखा हुआ मैंने सेडिमेंट्री। इसको सेडिमेंट्री क्यों लिखा है, क्योंकि जो फॉस्फोरस का रेजर्वॉयर है वो कौन है, आपका अर्थ क्रस्ट, या फिर आप बोल के जाओ सॉइल, अर्थ क्रस्ट या फिर सॉइल। अब मैं पूछूं कि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। आप अगर अपनी बात करो ह्यूमंस में, तो आपके न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आपके एनर्जी का फॉर्म, देखो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट है। एनर्जी करेंसी ATP, इन सब में भी फॉस्फेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इन सब में प्रेजेंट है। आपके नाइट्रोजन स्पेसिस वगैरह में प्रेजेंट है, इसलिए मैंने न्यूक्लिक एसिड लिख दिया। तो इस तरह से आपकी हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस फॉर्म में, इन सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट है। उसके अलावा सॉइल में ये प्रेजेंट होता है, सॉइल में फॉस्फेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होगा। तो जब ये सॉइल में उसमें प्रेजेंट है तो उसका रिजर्वॉयर मेजरली हमारे अंदर भी है, सॉइल में भी, लेकिन सॉइल में ज़्यादा प्रोपोर्शन में है, इसलिए इसका रिजर्वॉयर सॉइल है। अब अगर फॉस्फोरस साइकिल को आप देखते हो, इसको देखना यहाँ से सॉइल से, क्योंकि रिजर्वॉयर क्या है, सॉइल, तो देखेंगे कैसे, सॉइल से। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको भी सेम दिख रहा है कि सॉइल से रूट्स के थ्रू प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे कौन है, प्लांट्स है, उन्होंने रूट्स के थ्रू सॉइल से फॉस्फोरस को इनटेक किया, अपटेक किया, मतलब चलो ले लिया प्लांट्स ने। अब प्लांट्स को कौन खाता है, आपके कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स वगैरह ने कंज्यूम किया, ये एनिमल्स ने खाया, ह्यूमंस ने खा लिया, ठीक है। हम वेजिटेबल्स और खाते ही हैं ना, तो हमने कंज्यूम किया तो हमारे अंदर भी फॉस्फोरस आया। अब कंज्यूमर्स जब ये डेड हो गए तो इनका जो डेड हो गए, या इनका जो फिकल मटेरियल, डेड जो वेस्ट मटेरियल है, डेट्रिटस, उसमें भी वो जाएगा। अब डेट्रिटस जो है इस पर आपस में डिकम्पोज एक्ट करेंगे, डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन हो कर रहा है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सब मॉथ्स वगैरह सब एक्ट का करें, सॉइल के अंदर करें, तो वापस से ये सॉइल को मिल गया,
अरे वाह, फॉस्फोरस पहले प्लांट से एनिमल्स कंज्यूमर्स में गया, वहाँ से डेट्रिटस में गया, वहाँ से वापस से सॉइल में आ गया। देखो ये चेन पूरी दिखाई दे रही है, कंज्यूम हुआ और वापस आ गया। एक दूसरा चीज़ है कि जब रॉक मिनरल्स वेदरिंग होती है, जब बड़ी बड़ी लार्ज रॉक्स टूटती हैं, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस पर हम बोलते हैं वेदरिंग। जब सॉइल का फॉर्मेशन तब भी ये मिनरल सॉइल के अंदर डिपॉजिट होगा। इसके अलावा जब ये सॉइल में प्रेजेंट है तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे भी तो वाटर के थ्रू और जब भी होता है तो ये मिनरल्स एक जगह से, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर हिमालयन माउंटेन सारे मिनरल्स और आयन्स आते हैं और वो धीरे धीरे बाकी जो अलग अलग जगहों पर जाके डिपॉजिट कर देते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे मिनरल से वाटर बॉडी में टाइड्स और उनके साथ साथ फ्लो कर जाएंगे और डिपॉजिट कर जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रन ऑफ। ये चेन समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट साइकिल। लिया कहाँ से था? सॉइल से लिया था, प्लांट ने लिया था, रिटर्न कौन करके जा रहा है? डेट्रिटस करके जा रहा है। दिस इज ये कंप्लीट लाइफ फॉर्म के साइकिल है, कैसे सारे ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे वो हेल्प करते हैं कि जो उन्होंने नेचर से लिया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने नेचर से लिया था, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है लाइफ फॉर्म्स के, उन्होंने वापस से सॉइल को या नेचर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम क्या कह रहे हैं कि हम सारे रिसोर्स को डिप्लीट नहीं कर सकते, हमें रिसोर्स को रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है और उस रिन्यू करने के लिए हमारे पूरा इकोसिस्टम साथ में काम करता है। सारे फैक्टर्स जो हैं वो साथ में ही काम करेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ तक आपकी सेकेंड साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, जिसका रिजर्वायर कौन है? आपका सॉइल या अर्थ क्रस्ट, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास इकोसिस्टम सर्विसेज। अब कौन कौन सी सर्विस है जो इकोसिस्टम आपको देके जा रहा है? मैं आपको इसको बहुत बेसिक में समराइज करती हूँ पहले, ताकि आप ये सब फिर पढ़ पाओगे बहुत इजीली। पहली चीज़ ये करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, आपका फूड हो गया, फाइबर हो गया, ठीक है, रबर, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिल रहे? इकोसिस्टम से मिल रहे। सेकेंड है, आपको सपोर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने देखा ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है, और इस तरह से सपोर्ट करके जाते हैं इकोसिस्टम के, आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, रह सकते हो। तीसरा आता है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, इन सबको रेगुलेट करके जाना। और लास्ट में आपके पास आएगा बेनिफिट्स। किस टाइप के बेनिफिट्स? आपके पास कल्चरल या हेरिटेज साइट्स वगैरह आएंगी। आप बोलोगे कल्चरल या हेरिटेज साइट्स वगैरह, हमें बहुत अच्छे अच्छे एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह पर जाओ, वहाँ से व्यू ऑब्जर्व करो, जो सीनिक ब्यूटी वाली चीज़ होती है वो भी हमें मिलता है। ये मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको इकोसिस्टम की सर्विसेज बता दी। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स है, 4 है, प्रोडक्ट्स, सपोर्ट, रेगुलेशन एंड बेनिफिट्स। अब कैसे कैसी सर्विसेज हैं देखो, प्योरीफाई एयर, वाटर, हमारे पास जो फॉरेस्ट एरिया कवर है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में हमें फ्रेश एयर मिलेगी। वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पे ह्यूमंस नहीं है वहाँ पे पॉल्यूशन भी नहीं हो सकता ना, बिकॉज वी आर द मेजर रीजन्स की पॉल्यूशन होता है। तो फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे ह्यूमंस नहीं है, इनहेबिट नहीं कर रहे, वहाँ पे वाटर एंड एयर प्योर फॉर्म में मिलेगी। मतलब आप अगर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे से हमें प्योर एयर मिल सकती है। ठीक है, ड्रॉट वाला कंडीशन हो गया, फ्लड्स वगैरह, उसको रोकने का भी काम करते हैं। हमें पता ना कि जो हमारी सॉइल है वो प्लांट्स को बाइंड करके रखती है, ये चीज़ हमें पता है ना, जो प्लांट्स को एकदम बाइंड करने का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। रूट्स जो हैं वो डीपेनिट्रेट करके रखते हैं ताकि वो बाइंड करके रख सकें। दोनों उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फ्लड वाला कंडीशन को थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकें, जो सॉइल इरोजन है उसको अवॉइड कर सकें। न्यूट्रिएंट साइकिल्स हमने देखा, अभी 2 साइकिल आप पढ़ चुके हो, कौन से? कार्बन एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा फर्टाइल सॉइल, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, मिनरल वापस से क्या हो रहे हैं, रिसाइकिल हो रहे हैं, तो सॉइल में डिपॉजिट भी तो हो रहे हैं, लीचिंग का प्रोसेस भी तो हो रहा है कि डीप सॉइल में आके पेनिट्रेट करके डिपॉजिट हो रहे हैं। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जैसे कि क्योंकि क्या होता है, जैसे लाइकेन्स हो गए, लाइकेन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है कि वो क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। जहाँ पे भी SO2 का अमाउंट मैक्सिमम, सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वहाँ पे लाइकेन्स नहीं मिलेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। पॉलिनेट क्रॉप्स में आपको पता है ना कि जो हमने पढ़ा भी था, म्यूचुअलिज्म, प्लांट्स
और बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट को क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड प्रोवाइड एस्थेटिक, ठीक है, कार्बन का रिजर्वायर, ठीक है, हमारे पास नेचर है ना आपके, और दूसरा आपके वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है, उस आपके लाइक हमारे गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे फॉस्फोरस की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही हमारा उसका रिजर्वायर बना हुआ है। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, बहुत सारे इकोसिस्टम ऐसे हेरिटेज साइट्स बन जाती हैं, हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है, वहाँ जो एक्सपीरियंस है सीनिक ब्यूटी के लिए हम उनको देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम ये सारी चीज़ें भी आपको देता है। प्रोडक्ट, सपोर्ट, रेगुलेट एंड बेनिफिट्स, इतनी सारी चीज़ें जब उसमें दी तो फिर एक इकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट और उनके कलीग्स, इन्होंने क्या बोला कि हम सिर्फ ले रहे हैं, हम ये कभी एस्टिमेट या ये सोचा ही नहीं कि जो इकोसिस्टम हमें दे रहा है उसका कॉस्ट क्या है। देखो हम जब भी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, हम कोई बेनिफिट लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, कुछ चार्जेस होते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसा हम क्यों ना करें कि हम एक बार देखें कि इकोसिस्टम हमें जितना दे रहा है, ग्रीडी लोगों को, ह्यूमंस को जितना दे रहा है, उसका चार्जेस करके देखें कि कितना चार्ज बनता है, कि अगर कभी हमें चुकाना पड़ता तो उसका चार्ज कितना होता। तो इन्होंने क्या किया, प्राइस टैग लगा दिए। जितनी भी लाइफ सपोर्ट की सर्विसेज हैं जो हम इकोसिस्टम से ले रहे हैं उस पर एक प्राइस टैग लगा दिया। अब जो प्राइस टैग लगाया उससे जब उन्होंने एवरेज एस्टिमेट किया तो मिला उनको कितना, $33 ट्रिलियन पर ईयर। इतना ज़्यादा चार्जेस हैं, 33 ट्रिलियन पर ईयर जब उन्होंने कैलकुलेट किया। हम इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को। उसके बाद में जो ग्लोबल ग्रॉस नेशनल जो हमारा GNP है ना, जो ग्रॉस प्रोडक्शन है, उसका 3 टाइम्स ज़्यादा हम ले रहे हैं। हमारा GNP इतना है बट हम जो इकोसिस्टम से लेते हैं वो इतना है, 3 टाइम्स ज़्यादा। एंड देन टोटल कॉस्ट, सॉइल फॉर्मेशन, ये सब 50% है। इकोसिस्टम में 50% क्या है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये 50% है। सेकेंड आता है फिर ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रिक्रिएशन, ये 10%, ठीक है। एंड क्लाइमेट का रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट्स वगैरह, प्लांट वेजिटेशन के लिए हैबिटेट को मेंटेन करके रखना, ये सब का कॉस्ट है 6%। ये कॉस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अनटच टॉपिक है बट हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 6% तो आपका वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करना, क्लाइमेट को रेगुलेशन के लिए 6%, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और उनके लिए 10% एंड 50% है सॉइल फॉर्मेशन और उसके लिए। क्लियर है। तो ये प्राइस एक थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा अनटच टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में भी रखोगे इस तरह से। और 4 सर्विसेज मिलेंगी, प्रोडक्ट, सपोर्ट, रेगुलेशन, बेनिफिट। आपके साथ भी नीट चार्ट यही चीज़ कर रहा है, आपको प्रोडक्ट दे रहा है, आपके पास लाइव लेक्चर्स हैं साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में ही आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको DPPs मिल रही हैं। जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टेस्ट देना चाहते हैं, सेल्फ एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके लिए है नीट 2023 बैच, ताकि आप उसको ज्वाइन करो, टेस्ट दो, DPP सॉल्व करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं तो आप उससे पूछ सकते हो, ताकि आपके पास जो प्रिपरेशन है वो एकदम अच्छे से हो जाए। हमें क्योंकि चाहिए कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना होता है, ठीक है। सेकेंड होता है आपके पास सपोर्ट, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा दें ताकि जब भी आपके पास डाउट्स हैं, क्वेरीज है तो आप अपनी लेके आ सकते हो। फिर है रेगुलेशन। रेगुलेशन कैसे कि जब भी आपको टेस्ट मिलेगा उसके बाद आपको असेसमेंट मिलता है, ठीक है, आपको बताया जाता है कि आपका ये जो टॉपिक है वो वीक है, ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका रेगुलेशन वाला पार्ट है। एंड देन अल्टीमेटली बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ये हैं कि आपके पास में DPPs भी आएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आएंगे, लेक्चर्स भी आ रहे हैं, आपके पास में वो स्पेस भी है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछने के लिए हेजिटेट नहीं करना, बिकॉज आप सब कुछ ऑनलाइन पूछ रहे हो ना, आप मुझे उसमें फिजिकली पहचान रहे हो ना मैं आपको जान रही हूँ, तो मैं आपको ना तो जज करूँगी ना ही कोई और परेशानी आएगी, तो आप मुझे बहुत फ्रीली अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेरीज को भी एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डाउट्स को इकट्ठा नहीं करना, उसको सॉर्ट करके चलो, ताकि जब हम एग्जाम में जाएँ तो हम आ जाके कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद अब आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, आपका जो लाइक बटन को उसको दबा देना है, बेल आइकन को दबा दो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।